आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फैक्टराइजेशन में आप स्क्वायर लगा रहे हो, स्क्वायर आपके पास सिर्फ बी स्क्वायर है, किसी और नंबर में स्क्वायर है, कोई एक वेरिएबल का कुछ स्क्वायर हो। बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। इन दो नंबर्स को लो, इन दो नंबर्स को लो, 6ab माइनस बी स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। आपने इन दो टर्म्स को क्लब किया और इन दो टर्म्स को क्लब किया, पहले आप ग्रुपिंग में क्यों नहीं जाते? ठीक है, ग्रुपिंग लेने के बाद यहाँ बी कॉमन लेते, 6a माइनस बी, यहाँ से 2c कॉमन लेते, 6a माइनस बी, तो ये आ जाएगा b प्लस 2c 6a माइनस बी, b प्लस 2c 6a माइनस बी। समझ में आ गया? दिस वाज वन क्वेश्चन विच वाज वेरी सिंपल। एक फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में इतना काफी होता है कि हमने यूजिंग ग्रुपिंग किया है, पहले ग्रुप करते हैं, इसको एक स्टेप में इकट्ठा लिख देते हैं, फिर कॉमन लेकर देन यू कुड हैव सॉल्व्ड इट इजीली। किनसे नहीं सॉल्व हुआ था? समझ में आ गया ये? देन सेकंड क्वेश्चन, द ओनली कैच मतलब द ओनली एरर हियर इन दिस क्वेश्चन वाज मैंने राइट लिखा था, राइट नहीं होगा। अगर आपने राइट की तरह सॉल्व किया है, इट कुड नेवर हैव अ पेरीमीटर ऑफ 30, इक्वल साइड्स 12, पेरीमीटर 30 नहीं बन सकता फिर। ठीक है, हिरॉन्स फॉर्मूला है, आई थिंक बुक का ही क्वेश्चन है या एग्जाम्पलर में बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। आपका आंसर इसमें आता है 9√15, बुक का क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30 हो गया, तो इक्वल साइड से आ गई 12, 12 प्लस 12 प्लस एक्स, थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर, राइट? फिर आप हिरॉन फॉर्मूला यूज करोगे, सॉल्व करो फटाफट, जिसने नहीं किया हुआ क्विकली, जिनका गलत भी है वो भी। ठीक है, 15 आ गया। एरिया क्या हुआ? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, स्क्वायर रूट, आंसर आता 9√15। ये बुक का क्वेश्चन है, आई थिंक बुक नहीं है तो अदरवाइज ये आपका अलग से क्वेश्चन होगा। The only problem in third question which I found was, किसने लिखा है g of x is equal to 7? एक दो बच्चों ने लिखा है, ये नहीं लिखना। आप लिखोगे x equal to 7 बाय फैक्टर थ्योरम। ये चीजें ठीक कर लो, आधा नंबर मैंने हो सकता है कट किया हो चाहे ना किया हो, बाय फैक्टर थ्योरम। आप लिखोगे f of 7 equal to 0। ठीक है, इसकी ना एक लाइन जो स्टार्टिंग लाइन जो सब में कॉमन रहेगी वो लिख लो, x माइनस 7 इज अ फैक्टर, g of x is equal to x minus 7 is a factor of f of x, which is x cube minus 6x square minus 19x plus 84, if यहाँ पर x माइनस 7 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 7 आप साइड पर निकाल ही लोगे, if f of 7 इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देंगे बाय फैक्टर से। ठीक है, ये एक लाइन है जो सिंस f of 7 is 0 therefore बाय फैक्टर थ्योरम, तो एक लाइन का एक फॉर्मेशन है, आप इसे जैसे मर्जी एडजस्ट कर लो। समझ में आ गया? लास्ट में लिख दो, इसको प्रॉपर्ली लिख लोगे ना तो किसी भी टीचर ने आधे नंबर भी नहीं कट करना। Since f of 7 is 0 therefore by factor theorem g of x is a factor of f of x। समझ में आ गया? लास्ट में लाइन ऐड कर लेना, तो पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज सही पता है आता है, पर अब लिखने का एक फॉर्मेट होगा, अगर ये लाइन लिख दोगे तो कोई भी आधा नंबर नहीं कट करेगा। समझ में आ गई इतनी चीजें? तो यहाँ पर यस इट्स अ फैक्टर, किसी ने 19 7 13, किसने किसके बच्चे के पेपर में है 133 की जगह 13 लिखकर नॉट अ फैक्टर लिख दिया? फिर देखो पेपर अंदर रखा हुआ है, मुझे याद है किसने 19 7 13 लिख दिया, 133 नहीं।
तुम्हारा गौतम चेक करो। हाँ सही है। क्या लिखा है देखो। किसका पेपर है बताओ भाई, इनमें से होगा कोई से। ये भी ठीक है। किसी का पेपर तो है, किसी बॉय का पेपर ही है, बताओ कौन है जिसके पास होगा। हाँ किसी के एक पेपर में था सिर्फ कैलकुलेशन, यहाँ पर 19 7 लिखकर लिखा हुआ है 13, विच आई वांटेड कि इस चीज को आप कैसे सोच सकते हो कि 19 7 का 13 होगा। ठीक है, अगर किसी ने भी किया है पेपर में। हाँ आपका नहीं, किसका है। आई डोंट रिमेम्बर, पेपर चेक तो किया था एंड आई सेड कि ये पेपर में पता नहीं क्यों सिर्फ किसी बच्चे ने लिखा हुआ है नॉट अ फैक्टर, अदरवाइज सबने लिखा हुआ है इट्स अ फैक्टर। इसका तो ठीक है, मतलब ये एक सोचने की बात है, 19 7 13 कैसे लिख दोगे। इसमें मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ क्यों लिखा कैसे लिखा, पर अगर लिखा है दैट मीन्स यू नीड टू थिंक अबाउट इट। सोचने की बात हो जाती है कि कैसे आप लिख सकते हो 19 7 13। वन थिंग, मतलब एक माइंडफुल बात होती है ना कि हमने मल्टीप्लाई किया और ये कैसे हमने सोच लिया कि ऐसे नंबर लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अगर हम गलत भी करते हैं तो गलत है ये। हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, ये तो इजी था। पाई को आपने लिखा था 3.14। किसने रेडियस के स्क्वायर को, गौतम तुमने लिखा ना 100 नहीं लिखा, 10 लिख दिया। ठीक है, रेडियस स्क्वायर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 सबके लिए इजी था, ऑलमोस्ट सबने किया हुआ है। आफ्टर 3.14 तो सबने लेकर उसको सॉल्व कर लिया। हाँ हाइट वगैरह लिख दो, हाइट इज इक्वल टू दिस। अच्छा जहाँ से आप लिखते हो ना फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, लेट द रेडियस ऑफ द बेस, क्वेश्चन में लिखो इस चीज को। लेट द रेडियस ऑफ द बेस बी इक्वल टू आर सेंटीमीटर, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द कोन। इस चीज को एक्सप्लेन कर लो। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, कोई बात नहीं, तुम अभी रख, बाद में बात करें। मेरी क्या जरूरत है एक छोटी सी चीज के लिए मेरे को फोन कर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। हाँ जी, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में इसमें। बताओ अब। ये 5 आ गया, 314 × 5 करके डिवाइड बाय 100, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। ये पूरा का पूरा कट हो जाता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, आर इज इक्वल टू 10 सेंटी। ये छोटी सी चीजें तो है, ये ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब ले लिया उसका कुछ, अब ले लिया तो ले लिया, अब क्या कर सकते हैं। राइट, देन देयर आर नो एक्सक्यूजेस। अब मैं उसमें उसमें मैं भी क्या करूं, मुझे पता है कि तुम आते हो, तुम्हें पेपर आते हैं, पर जो तुम्हारा पेपर चेक करने वाला टीचर होगा उसको नहीं पता किसको आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5 में ना इक्वेशन किसने लिखी, लाइन ईबी और लाइन पीक्यू। लाइन को देखकर ग्राफ से एबी की इक्वेशन और पीक्यू की इक्वेशन किसी ने नहीं लिखी थी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबने लिख दिया -2 -3। अब आ जाओ एबी को देखो, एबी लाइन कहाँ है, क्या है एबी का मतलब एक बिहेवियर पैटर्न क्या दिख रहा है। एबी इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब ये एक्स एक्सिस को क्या कट करके जा रही है, -2। तो एबी की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू -2। इक्वेशन ऑफ AB is x equals to -2. Equation of PQ is equal to y is equal to -3. Line parallel to x axis. इस चीज को लिख लो, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा ये 0x करके लिखा हुआ है, ठीक है। 0x करके तुमने उसे काउंट किया तो लग रहा है जैसे गलत किया, और x प्लस वाई इक्वल टू 3 लग रहा है, या वो लग रहा है। हम्म, हाँ साइन फॉर्म में लिखा। वो जीरो को ओवरलाइन मत करो। 34 हो गए, समझ में आ गया। x इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू -2, जब तक ना आ जाए मत लिखो। ठीक है, इतना ही लिख रहा तो काफी है, यही चाहिए आपको। ये है x इक्वल टू -2 और ये है y इक्वल टू -2। समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ PQ एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज -2 -3।
कब हुआ ये? अब ठीक है, फोकस रहेगा यहाँ पे। और हंसी आ रही है, हंस लो आप। मैं आपके मार्क्स बोलूं सबके, गलतियां बोलूं सबकी, उस पे हंसना। पेपर में जब मार्क्स आते हैं तब हंसा करो। मैम ने तब तो बोलते मैम ने मार्क्स दे दिए, मैम ने यहाँ नंबर कट कर लिया, मैम ने वहां नंबर कट कर लिए, तब क्यों नहीं हंस के आते हो? एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्लास में करवाया और फिर भी बच्चों का गलत है, उन्होंने वाई की वैल्यू को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। 4y इज इक्वल टू -7 -2/3x -21 -2x बाय 3, y की वैल्यू आ गई। और यहां से क्या आ जाएगा ये? तो 12। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई है ना, मैं वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहाँ से आएगा 2/3x इज इक्वल टू -7 -4y। एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ गया, -7 -4y डिवाइड बाय, इट वॉज एज सिंपल एज दैट। 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इंडिविजुअल लिख सकते हो, एज द केस में भी। बट इस चीज को y जीरो क्यों पुट किया आपने? जिन्होंने भी y को जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल दी -21/2, वो नहीं चाहिए था हमें। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये नहीं बताना है आपने, वेयर इट इज कटिंग एक्स एक्सिस। व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वाई रहेगा इक्वेशन में हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 7 ऑलमोस्ट सबका सही था, राइट एंगल ट्राइंगल के बाद तो सबने सही किया है। 384, किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक थी? अदरवाइज 384 है सबका आंसर। अगर गलती हुई है इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन वाइज हुई है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गए? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। हिरॉन्स फॉर्मूला से आपका ये ट्राइंगल आ जाएगा, PQ की वैल्यू आ जाएगी 20, पाइथागोरस थ्योरम, PQ विल बी 20 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। उसके बाद PQS का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 16 इंटू 12। और ये PQ निकालना क्यों जरूरी है? ताकि हम PQR का एरिया निकाल सकें। समझ में आ गया? नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। At least 3 solutions for the linear equation 2x minus 3y plus 7 equal to 0। इसमें ना कोशिश करना, जब आप सॉल्यूशंस लिख रहे हो तो लास्ट में लिखो सॉल्यूशंस आर, या तो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो या टेबल जैसे बनाया हुआ था एक्स और वाई करके, वो भी ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉपरली इसको लिखा करो। और किसी ने ऐसे 7/2 ऐसे लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो 7.2 है, 7/2 है। अपनी कैलकुलेशन अपनी आंसर शीट को उतना मत कंजस्टेड रखो कि दिखे ही ना ढंग से। ये तो ठीक है, राइट। इसमें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन गलती हुई है, किसी ने यहाँ पर 7 + 7 = 0, तुम्हारी गलती है, ये 7 + 7 = 0 किया हुआ है। हाँ, नहीं किया होगा, किसी एक टर्म में किया होगा। सबसे इजी था, इसमें 3 सॉल्यूशंस कहाँ है, इंटीजर नहीं कहा हुआ, तो एक्स को जीरो पुट करते हैं, वाई को जीरो पुट करते हैं, और एक सिंपल सा कुछ भी -7 बनाकर या कुछ भी एक ले लेते हैं। जैसे एक सिस्टम था, इट वॉज -2 -1, सॉरी -2 + 1, -2 + 1 अनदर सॉल्यूशन था। तो ये ठीक है, ऑलमोस्ट एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ आपने उसमें 3 या 4 सॉल्यूशन जो भी कहे हैं उसमें थोड़ा दिमाग ही लगेगा। हाँ, अगर इसमें लिखा जाता, लिखो फाइंड द इंटेजर सॉल्यूशंस, लिखो फाइंड 3 इंटेजर सॉल्यूशन, तो उसमें ये x0 y0 नहीं चलता इस केस में, ठीक है।
एक्स और वाई, जैसे -2 +1 कहा, ये चला था, इंटेजर्स होते। अगर नेचुरल नंबर का तो +2 -1 ऐसा वाला नहीं चलेगा, 2 और 1 0 1 ऐसे में चलेंगे नंबर्स। नेचुरल क्या है तो जीरो भी नहीं आएगा, होल नंबर्स में आएगा, राइट। तो अगर इंटीजर कहा जाता है जिसका सेफ बेट होता है कि इंटीजर बोल दो तो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो 1 वाज 4 एंड 5 है ना, 4 और 5 भी एक है। एक नंबर और किसने लिखा हुआ था बताओ, 7 एंड 7। दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। x1y3, हाँ ठीक है, x1y3 भी ठीक। तो इंटीजर सॉल्यूशन अगर कहा जाए ना तो आपको उन नंबर्स को लेना है, 1 2 कंप्लीट नंबर्स, लिखो इनको सॉल्यूशंस को, जिसमें भी गलत है या सही है। किससे गलत है वैसे बताओ, किसने गलत किया हुआ ये, कोई भी एक वैल्यू गलत है। एक वैल्यू गलत है ना, हाँ समझ में आ गया। एक होता है सॉल्यूशन, तो आपने सिर्फ जीरो, एक्स को जीरो वाई को जीरो करके वैल्यू निकालनी है। एक होता है इंटीजर सॉल्यूशन, तो उस केस में आपने फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लगता, आप लिखते ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये प्रॉपरली लिखा हुआ है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग कंडीशनल आइडेंटिटी, तो बहुत अच्छी बात है, वही चाहिए था इसमें। फिर आप शो करते दैट -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0, therefore -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 10 में कोऑर्डिनेट बहुत कम बच्चों ने लिखे थे। नेम ऑफ द फिगर सो फॉर्म, काइट किसने लिखा है, काइट क्यों लगा, रोम्बस क्यों लगा, काइट क्यों लगा, रोम्बस क्यों लिखा हमने, और रोम्बस और काइट किसने लिखा था, रोम्बस और काइट क्यों लिखा या स्क्वायर और काइट क्यों लिखा। ठीक है, दिस इज सिंपल केस ऑफ। आप कैसे चेक करोगे, पहले तो इसके पॉइंट क्या लिखते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 0 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 2 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी 0 -2 एंड डी। आपको दिख रहा है रोम्बस है, समझ में आ गया, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, perpendicular and bisect each other, so this is a case of square। diagonals are equal, ठीक है, diagonals are equal, perpendicular and bisect each other, so therefore it's a square। rhombus होता तो diagonals equal नहीं होते, rhombus में diagonals equal नहीं होते हैं, यहाँ पर diagonals equal है, perpendicular है, bisect कर रहे हैं, therefore it's a square। point of intersection लिखोगे 0 0। क्वेश्चन नंबर 11 यूक्लिड में है, इक्वेशन को सॉल्व करना और एग्जाम जो यूज करते हो वो करना है ना। तो इक्वेशन को सॉल्व भी हम इस रूल से करते थे, u -5 इक्वल टू 15 एंड 5 ऑन बोथ साइड, या 5 इक्वल टू 5 करके ऐड करते हो, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल रिजल्ट्स आर इक्वल। लिखो क्वेश्चन नंबर 11 यूक्लिड का है, इक्वेशन फॉर्म में एक्सियम यूज होगा, पोस्टुलेट यूज नहीं होगा। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, equals are added to equals, results are equal। equals are added to equals, the results are equal। so u -5 equal to 15, u is equal to 20। ठीक है, +5 करके u की वैल्यू 20 आ जाती। देन क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी, सानवी क्या किया तुमने इस क्वेश्चन में, जितना इजी ये क्वेश्चन था ना उतना ही इजीली से लिखना था। आपको लिखा हुआ है एंगल ABC गिवन टू प्रूफ, क्यों नहीं लिखते हो, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, और यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 गिवन
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यूक्लिड का एक्सियोम लिखना था इसमें, क्या होगा? इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल। इस चीज को कैंसिल करते या इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल करते, कुछ भी लिखते, बस एक एक्सियोम लिख दो इसमें। समझ में आ गई ये चीज? क्वेश्चन नंबर 13। काफी बच्चों का सही है, तुम्हारा है ना? हाँ, फॉर चेंज तुम्हारा सही था, मुझे याद है। शायद कैलकुलेशन देखी किसी ने, इसको 1:9/5 करके भी छोड़ा था। 5/9 या 9/5 कौन है? किसने एक पेपर में था? 4 है तुम्हारा, तो गलत है। किसने लिखा था? बिल्कुल सही किया हुआ है, 1:9/5। बिल्कुल तुम्हारा नहीं। वो भी अनएक्सपेक्टेड था आंसर मुझे, मतलब इतना सॉल्व किया है बस इसको आगे नहीं लेकर गए। हाँ, 5/9 लिखा है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वही तो 5/9 हो गया, 9/5, बट ऐसे छोड़ दिया ना इसको। हाँ, तो बस इसको नेक्स्ट स्टेप पे 9:5 की रेशियो बनानी थी। आधा नंबर यहाँ कट सकता है। समझ में आ गया? मतलब वो टीचर की डिस्कशन हो जाती है, नहीं दे, दे ना दे, क्योंकि इसको 9:5 लिखना है। ठीक है ना? टीचर को नहीं पता होगा कि ये मान्या है, उसको आता है, या वो कैसा क्लास में परफॉर्म करती है, तो वो पार्शियल नहीं हो सकती आपको लेकर, आपके पेपर को देख के, तो उस हिसाब से वो नंबर काट सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसमें करना क्या था, आपके रेशियो ऑफ वॉल्यूम दिए हुए हैं, वॉल्यूम 1:वॉल्यूम 2, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। कल तो 1/3 पाई वैसे कैंसिल हो जाता है। कल आपकी क्लास होगी, टेस्ट भी लूंगी, तो क्लास में काम करवाऊंगी, कितने से कितने बता दूंगी। राउंड 12 वीक होगी आपकी क्लास, जल्दी 11:30 to 1 साइंस, उसके बाद ले ली। ठीक है, 11:30 to 1 है, तो 1 के बाद ही क्लास होगी आपकी। समझ में आ गया? तो इसमें से ये आपका 1/3 कैंसिल हो गया। पढ़ाऊंगी उसमें मैं, क्लास अटेंड कर लेना, मिस मत करना, टेस्ट नहीं है कल हुई। बट रेगुलर अब स्कूल्स आपके पेपर्स अब 10th ऑफ कुछ भी लगा लो, 10th या 11 12 13 कभी भी स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स एंड ऑफ जैन ओनली। उसके बाद अगर 10th से स्टार्ट है तो एक हफ्ता पहले या एक 3 4 दिन पहले आना, वैसे ही बंद कर दोगे। अनदर अ वीक है अपने पास थोड़ी रिविजन करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए ही कल क्लास जरूर अटेंड करना, मिस नहीं करनी है क्लास। 1 o'clock बता दूंगी आपको, 1:30 होगा, 1:15 आ जाना वरना, आफ्टर साइंस क्लास। ठीक है? तो ये पाई हो गया कैंसिल, आर आ गया अपने पास। रेशियो ऑफ रेडियाई दिया हुआ है 2:3, तो आपने यहाँ पर लिया 2x का होल स्क्वायर। हाइट यहाँ से आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर H2। और जो ये रेशियो दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 4:5, तो 2x स्क्वायर H1, इसको होल स्क्वायर करना था, 3x होल स्क्वायर H2। तुमने गलती क्या की है, तुम ये देखो, समझ में आ गया? राइट? अब आपने करना क्या था, यहाँ पे y भी अगर लिख लेते, वाई वाई कैंसिल हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा 4h1/9h2 इज इक्वल टू 4/5। फिर ये 4 और 4 कैंसिल है, H1:H2 की रेशियो आती है 9:5। समझ में आ गया? रेशियो ऑफ द वर्टिकल हाइट्स विल बी 9:5। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकता है, चाहे वो केस स्टडी के क्वेश्चन में दिया जाए, चाहे वो 2 मार्क्स में दिया जाए। क्वेश्चन 14 ऑलमोस्ट सबका सही था, किसी एक का गलत हो मुझे ध्यान नहीं है, इसमें भी कैलकुलेशन थी प्लस करके, अदरवाइज सबका सही था। इसमें कैलकुलेशन भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, पाई दिया हुआ है तो मुझे पता है पाई को सॉल्व नहीं करना। लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज इन मेकिंग अ कोनिकल पंडाल ऑफ हाइट 100 मीटर, बेस रेडियस 240। प्लांट हाइट निकाली सबने इसमें, बेस रेडियस 240 है, प्लांट हाइट हाइट है 100, तो जब इसको स्क्वायर करते हो प्लांट हाइट आ जाती है 260। 67600 का स्क्वायर रूट आएगा, विच इज 260 मीटर। तो आप करते पाई आर एल, विच इज द कर्व सरफेस एरिया, टोटल जो उसका पंडाल बनाने में क्लॉथ यूज होगा, पाई रखना है, रेडियस इज 240,
प्लांट हाइट इज 260 और जो आप क्लॉथ लेकर आ रहे हो वो 100 मीटर वाइड है, तो उसकी लेंथ हो गई L 100 वाइड। बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे आपका टार्पलिन वाला क्वेश्चन नहीं था वैसा ही है ये कुछ। विड्थ चाहिए थी, उस पर लेंथ चाहिए थी, विड्थ दी हुई थी 2, उसके अकॉर्डिंगली तो ये आंसर आपके पास आता है इसका 676 624 624 मीटर। हो गया बच्चे? ये ठीक था सबका, ये ऑलमोस्ट सबका सही था, कहीं एक कैलकुलेशन गलती हुई है वो भी प्लस करने में, एज फार एज आई रिमेम्बर कहीं या कहीं एक दो जगह, मतलब एक जगह कैलकुलेशन गलती थी। क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्वेंट में ये बहुत एक कह लो चॉइसेस क्वेश्चन होता है, ऐसा पेपर में आ जाता है। और क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले तो इसको रैशनलाइज करना। whenever you see an irrational number in the denominator, please don't put the value blindly, इसको रैशनलाइज करो। फिर रैशनलाइज अगर आप माइनस है प्लस वाली टर्म के साथ करते हो, माइनस वाली टर्म के साथ ही किया हुआ है, और प्लस लिखने के बाद फिर नेक्स्ट टर्म में माइनस लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज जो कर रहे हो ना, किसी भी पेपर में जिसने भी किया है, प्लीज मेक श्योर इस चीज को करेक्ट करो। पहले इस पे मत जाओ कौन सी वैल्यू दी हुई है, जब आपको पता है कि √5 और √10 की वैल्यू आपको दी हुई है, पहले इसको पुट नहीं करना, रैशनलाइज करना है। देन उसके बाद आप इसे लिखोगे 25/40 माइनस 80, और यहां पर अब आपके पास आ गया √40 प्लस √80। ठीक है, तो ये -25/40 हो गया, -5/8। अब 40 को लिखेंगे क्या, 2√10, और 80 को क्या लिखेंगे, 4√5। अब अगर सॉल्व करना है इसको, मैं 2 और ये 4, इसमें से 2 कॉमन लेती हूँ, दिस 4 एंड 8, सॉरी 2 एंड 4 था यहाँ पर, दिस इज 2 दिस इज 4, ये 2 और ये 4 है। ये क्लैरिटी है ना कैसे स्क्वायर रूट से नंबर बाहर आया। 40 को आपने क्या लिखा होगा, 8 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये तो क्लियर है सबको कि नहीं। ये 2 एक बार बाहर गया, यहाँ पर रह गया ब्रैकेट्स में 10, ऐसे 80 क्या होता है 16 5 तो 16 का 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रहेगा। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, अब इसके सिर्फ कैलकुलेशन, तो कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से ऐड करके ऐसे नहीं करना है, मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बन जाता है √10 प्लस 2√5, ये भी कैंसिल हो, -5/4, आंसर -9 पॉइंट कितना है, -9.5425। अब इसमें √10 की वैल्यू पुट करोगे, 3.162 2 इंटू 2.236। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इतनी बार क्लास में करवाया हुआ है, 625। ऐसा क्वेश्चन दिया हो, पावर्स ही पावर्स आगे दी हो, क्या करना है, सभी पावर्स को करना है मल्टीप्लाई। 625 रेस टू पावर 1/2 -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, ये खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 625 रेस टू पावर 1/4, आंसर क्लियरली आ जाता 5। क्वेश्चन 17 में ओसी तक सबने सही निकाला हुआ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, लेकिन किसने कह दिया कि AB बाइसेक्ट्स OD, किसने कहा है ये, लिखा हुआ है, कैसे प्रूव कर सकते हो कि AC इज बाइसेक्टिंग या AB इज बाइसेक्टिंग OD। क्यों लगा, नहीं लगना चाहिए ना, लगने के लिए एक वैलिड प्रूफ चाहिए हमें। रेडियस दिया हुआ है 5, AB is the chord 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द chord, तो ये 4 and 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो OC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3। यहां तक पाइथागोरस यूज करके ऑलमोस्ट सबने किया हुआ है। अब इसके बाद आती है कि नेक्स्ट हमारी गलती वाली बात, जो OD है वो क्या है, रेडियस, और OC
5। बिस्मित कैसे ये ट्रायंगल आपका वो आ रहा है OC3? तुमने क्या लिखा था इस ट्रायंगल को? आइसोसलेस कर दिया था ना तुमने इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल तो ठीक है, पर एडी को तुमने 5 कैसे ले लिया? समझ में आ गया? हाँ। OC is 3 centimeter, then CD will be equal to 2 centimeter. आपने राइट ट्रायंगल लिया, बिल्कुल ठीक था, लेकिन एडी को 5 कैसे ले लिया? क्वेश्चन नंबर 18, ये किसका गलत हुआ है? क्वेश्चन 18 एक दो बच्चों ने बता नहीं क्या तुम्हारा जीरो तो लिख दिया तुमने, जो कैंसिल किया वो भी गलत किया होगा। तुमने इसको लिखा A² प्लस AB एक्स बी AB प्लस B²। इसको ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है? इनको फाइनली प्रॉपरली लिखो। मैंने अभी तो मार्क्स दिए पर नहीं मिलेंगे पेपर में, मैम ने हमारे जैसे टीचर चेक करती है वैसे वैसे मार्क्स कर जाएंगे। तो ये x की पावर a माइनस बी है, उसकी पावर a प्लस बी, देन x की पावर b माइनस सी, फिर उसकी पावर b प्लस सी, x की पावर c माइनस ए, फिर उसकी पावर c प्लस ए। तो दैट इज a² माइनस b² माइनस c²। अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर आपने इसको मल्टीप्लाई भी किया, आई हैव सीन पेपर्स जिसमें ना मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, उसके बाद क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ दिया वहीं पर। तो ये सब कैलकुलेशन x की पावर 0 बना देती है, which is equal to 1। ठीक है? इस इक्वेशन को लिखा था तो x प्लस 6y इक्वल टू 6 बनता है। समझ में आ गया? x प्लस 6y इक्वल टू 6 आएगा। c को आपको राइट हैंड साइड में लिखने को कहा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में मत लिखना, c को राइट हैंड साइड में लिखने को कहा हुआ है। समझ में आ गया? और उसके बाद अगर एबीसी की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 6। फिर उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ कट बोथ द एक्सिस 0 0। ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन वाला एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है? तो एक्स एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के लिए वाई को 0 पुट किया, पॉइंट विल बी 6 0। और फिर वाई को एक्स को 0 पुट किया वाई एक्सिस के लिए, तो आंसर विल बी 0 1। समझ में आ गया? क्वेश्चन 20 ऑलमोस्ट सबका सही है, कोई एक होगा जिसका गलत है। किसी ने लिख दिया मीडियन है तो 90 डिग्री एंगल बन जाए, तुमने लिखा ना? हाँ, और कोई है? दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, एक्चुअली ये 10th की बुक में से है, वहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मीडियन वाला ये क्वेश्चन आपको 10th की बुक में आराम से मिल जाएगा, वहां पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं थी और इक्वल नहीं था, उनका वर्ड था प्रोपोर्शनल वहां पर, राइट? तो यही क्वेश्चन आपको 9th की बुक में अब ऐसे आ गया कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो दो ट्रायंगल्स है, मीडियन का काम क्या है? टू बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। तो ये 90 डिग्री एंगल कभी नहीं बनाता। ट्रायंगल एबीसी है, ये 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। फर्दर एबीसी को भी कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसका नेक्स्ट लिख लो, अभी करवा देती हूँ। इसके बाद का था ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट करो ट्रायंगल पीक्यूआर। आफ्टर दिस प्रूफ मैंने सिर्फ 2 मार्क्स में सिर्फ एक इनिशियली दिया कि पहले ये वाला करते हैं, 3 मार्क्स में वो बनता था कि फर्दर अगर मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी और कहती हूँ। दिस इज पी क्यू एंड आर, और ये आ जाएगा पी एन। मीडियन बाइसेक्ट ऑपोजिट साइड। तो दिस वाज वन थिंग विच आई ऑलवेज, मतलब मुझे लगा कि हाँ बच्चों को आता है, क्योंकि बीसी इक्वल टू क्यू आर लिखा है, फिर हाफ ऑफ बीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर लिखकर यहाँ पे लिखा हुआ है बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ऑलमोस्ट सबने। फिर लिखा है इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है? so you take AB is equal to PQ given, AM is equal to PN given, and then BM is equal to QN proved above। SSH के साथ आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इतना तो सबका सही था। इसके बाद ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? ठीक है, तो आपने ट्रायंगल ABM को
कॉन्ग्रुएंट किया है टू ट्रायंगल PQN। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CP। ये दो एंगल्स इक्वल कर लिए। अब क्या लिखेंगे, लिखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। समझ में आ रहा है क्या करते हैं सबने? in triangle ABC and triangle PQR, we'll write AB is equal to PQ, BC is equal to QR and angle ABC is equal to angle PQR। ये हमने proved above किया है। तो triangle ABC is congruent to triangle PQR। कौन सा रूल है? ऐसे। समझ में आ गया इसका? इतना क्लियर है? अब सिर्फ इतना सोचना, जो गलतियां आपने बहुत बेसिक वाली की है वो क्यों कैसे हो रही है, क्यों है, क्या समझ नहीं आ रहा उससे, इस पेपर को घर जाकर दोबारा से सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा बेसिक है। और जो आपके स्कूल में थी एक बुक फॉलो करेंगे, मैंने कब क्या क्लास हो रही है जो आपका स्कूल से आपके बुक के तो मैं जिस बुक से पेपर बनाया था वो हो सकता है आपके स्कूल भी वो पेपर फॉलो करे। आपकी 9th क्लास है, बोर्ड नहीं है, कहीं से एक बैलेंस पेपर आएगा, तो मोस्टली क्वेश्चन इस बुक से लिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, कम से कम इसमें से आपको अगर 10 आते थे, 10 में से चेक करो जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है उसमें चेक करो आपने कितना ठीक किया है, कितना गलत किया है, क्या स्कोर है। अपने अटेम्प्ट में से करना, टोटल में से मत करना, पहली बात। समझ में आ गया? मार्क्स सबने लगा लिए। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तुम्हारी वाली केस स्टडी में ही था पेपर में, ये आता होगा सबको। देखो जी मिला है ना? इसमें एक क्वेश्चन था विच वाज केस स्टडी का, गुड इनफ टू बी डिस्कस। ठीक है, ये क्वेश्चन चाहे इसका जो भी इंटेंशन या कुछ भी ये है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो लिखी हुई है ना, दिस इज बेस्ड ऑन विच चैप्टर। इसमें एमसीक्यू फॉर्म में नहीं होगा। जो हाथ से मैंने केस स्टडी लिखी वहां पे एमसीक्यू था, आइडिया हो जाता है कि ऐसे करना है। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन अ ग्रुप ऑफ x+5 टीचर्स, x² + y² गर्ल्स, x³ + y³ बॉयज। ठीक है, ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी कैंपेन लगाई है, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज हियर। क्या लिखोगे? x+5 दिख रहा है, x² y², या कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो? कौन से चैप्टर में से, कौन से वाले में से है? सेकंड चैप्टर हुआ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में जब आप ये फॉर्मूलाज करते हो तो इनको क्या लिखते हैं हम? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। लिख लो इस चीज को। और इसके बाद सेकंड पार्ट, बी पार्ट सॉल्व करो। इसमें लिखा है x+y आर टीचर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x² + y² आर गर्ल्स और x³ + y³ आर बॉयज। So which mathematical concept is used here? Polynomials लिख लो या algebraic identities लिख लो, चल जाएगा। Then in a group there are 10 teachers and 58 girls. Number of boys निकालने हैं। There are 10 teachers and 58 girls. समझ में आ गया? 10 teachers and 58 girls. अब पहली बार जब दिखा मुझे लगा इक्वेशन का क्वेश्चन है, x+y और x³ y³ दिया हुआ है तो x और y की वैल्यू निकालनी होगी। फर्स्ट इंप्रेशन पे इस क्वेश्चन का आता है जब सिर्फ x और y, x+y देखा। उसके बाद उसने कहा है 10 टीचर्स, तो टीचर्स x और y नहीं है, x+y है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है x+y = 10। अब ये क्वेश्चन देखो फ्रेम कैसा होगा, जो मैंने क्लास में करवाया हुआ है, x² + y² = 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ y³। समझ में आया? मैंने ये आपको आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन बहुत करवाए थे इनिशियली जब हमने ये क्लासेस ली थी, पॉलिनोमियल्स किए थे, कि x+5 दिया हुआ है, x² + y²
और x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इस केस में, या क्या लगता है? ठीक है, हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना। पहली बात तो जब आपको एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, हम क्या करना चाहिए? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई है 10, 10 का होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 58, 2xy। 100 माइनस 58 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू xy। तो xy की वैल्यू क्या आ गई? 21। समझ में आ गया? अब अगर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, या फिर मैं इसको लिख लूंगी, जब भी मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखना होता है ना, जब फॉर्मूला में सॉल्व करना है, मैं इसको फैक्टराइज नहीं करती हूँ, मैं हमेशा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब देकर चलती हूँ। सिर्फ एक मेथड करो, मैं यहाँ पर फैक्टराइज करवाऊंगी, कहीं और फैक्टराइज वाला चीज यूज नहीं होगी। इसीलिए आई विल ऑलवेज यूज दिस मेथड। तो जहां मुझे क्यूब निकालना है ना, मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को फैक्टराइज नहीं करती, मैं एक्स प्लस वाई होल क्यूब को ही यूज करूंगी। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, एक्स प्लस वाई 1000 का क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मुझे निकालना है 3xy, मतलब 3 इंटू 21 इंटू 10। समझ में आ गया? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 माइनस 630, आंसर विल बी 207, 370। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 370। चलो, अब इसी के साथ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका और पार्ट था, उसका फिफ्थ पार्ट था कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 23। अब ये बहुत इजी पार्ट हो जाता है क्योंकि एक्स प्लस वाई पता है। इसकी वैल्यू निकालो इफ एक्स माइनस वाई इज 23। क्या करेंगे इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या फैक्टराइज हो जाता है ये? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 23, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 10, मल्टीप्लाई किया, ये और जो दिया ना इसके साथ मैं कभी नहीं देती, मैं इन दोनों को देती कि वो तो सॉल्व करो ही करो, वो तो पता है ये कोई भी नहीं करेगा। समझ में आ गया? अगर और दिया है तो इसके साथ कंबाइन करो, या तो ये वाला करो या ये करो, दोनों एक ही जैसी है, राइट? बट इफ यू गिव और विद दिस, ऑफ कोर्स आई नो आई हैव टू सॉल्व दिस ओनली, इसको तो मैं सोचूंगी भी नहीं कि करना चाहिए। पहली बात तो समझ में आना या वो अंडरस्टैंड कर पाना, इंटरप्रेट करना कर पाना ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये वाली केस स्टडी क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? राइट, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ये शायद आपके पेपर में ना आए क्योंकि तुम्हें सैम्पल पेपर में दे दिया है ना, तो हो सकता है किसी और पेपर में डाल दे, पर बाकी सबको डाल सकते हैं बिकॉज ये एक बार ना 2-3 सैम्पल पेपर में क्लास हो चुकी है। स्कूल वही सिस्टम फॉलो करते हैं ना कि किसी भी एक सैम्पल पेपर को उठाकर वहां से क्वेश्चन ले लिए, एंड प्लस पेपर जो है वो इंटरनल होता है ना, कहीं बात तो नहीं आता आपको? इंटरनल ही होगा ना, हाँ, तो फिर चांसेस है कि ये आ सकती है। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला। तो ओसवाल की बुक ले लो, बहुत ओसवाल के क्वेश्चन है। ओसवाल का सैम्पल पेपर है, वो फॉर्मेट में नहीं है बस। सैम्पल पेपर का जो ये फॉर्मेट है ना, उसका वो पहले उन्होंने निकाला होगा, वो इस फॉर्मेट पेपर के नहीं है। सेक्शन डी तक के दिया हुआ है, प्लस उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन की लिस्ट दी है, तो ट्रीट इट एज अ क्वेश्चन बैंक ओनली। पेपर की फॉर्म में मत डालना। 2 पेपर मैंने डाले थे इनके पेपर से पहले ना, जनवरी में ना, 2-3 पेपर जो मैंने वो एक्सटर्नल वाला करवाया ना, 4x और x वाला क्वेश्चन करवाया था कि साइज इक्वल है, यहाँ पर जो ये सॉल्व किया होगा वो उसी पेपर में से था, उसी बुक में से ये वाला क्वेश्चन है, तो आप वो ले सकते हो। सिर्फ उसको सैंपल पेपर मत लेना, उसको क्वेश्चन बैंक लेके सॉल्व कर लो, ठीक है? अब यहाँ पर दिया हुआ है मैथ टीचर गेव कलर पेपर इन द शेप ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड देन आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मेक पैरेललोग्राम फ्रॉम इट।
क्वाड्रिलेटरल में से पैरेललोग्राम कैसे बनता है? क्वाड्रिलेटरल को नहीं बनाना है, आपको एक पेपर कट करके दे दिया, उसमें कटिंग शटिंग कुछ भी करनी है हमें, और मुझे उसमें पैरेललोग्राम बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल में आपने क्या पढ़ा हुआ है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनता है? पैरेललोग्राम। तो कल कोई भी क्वाड्रिलेटरल आएगा ना, उसमें से आपने पैरेललोग्राम बनाना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ऐसे कटिंग कर दोगे, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट कटिंग्स कर दोगे। समझ में आ गया? रिजल्टेंट फिगर विल बी अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर, एक फैमिली पेपर में ही था कि हाउ विल यू मेक दिस पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पर, अब प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन भी दिए जाएंगे केस स्टडी में। तो वहां लिखा होता, लिख लो इसको, टू मेक पैरेललोग्राम, टू मेक पैरेललोग्राम from a quadrilateral shape, to make parallelogram from a quadrilateral shape, क्या करना है फिर हमें इसमें? ज्वाइन द मिड पॉइंट, कट अलोंग द मिड पॉइंट। बस ज्वाइन द मिड पॉइंट कर लो, समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ज्वाइन द मिड पॉइंट और कट अलोंग ए बी। अगर मैंने मिड पॉइंट क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी, मिड पॉइंट्स है पी क्यू आर एस, दिस इज पी, यहाँ पर क्यू आर एंड एस। तो हम क्या लिखेंगे? कट अलोंग पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड सी एस। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर एस पी इज 30 डिग्री, आर एस पी ये वाला एंगल है 30 डिग्री, फाइंड आर क्यू पी। कौन सा होगा इसमें? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आर एस पी जो है, दैट इज आर एस पी, आर एस पी इज 50। अब सेकंड पार्ट में उसने 50 दे दिया इस एंगल को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस पी क्यू। एडजेसेंट एंगल्स आर supplementary. Two properties of parallelogram लिख दोगे, opposite sides are equal, opposite sides are parallel, diagonals bisect each other, opposite angles are equal, any, या a diagonal bisect, a diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. ठीक है? If SP is 3 centimeter, then what is RQ? 3 centimeter, opposite sides are equal. नेक्स्ट वाली केस स्टडी भी देख लो एक बार, इसी में है। कल एक तो इनके वाला पेपर करवाऊंगी क्लास में, उसके 2-3 क्वेश्चन हैं जो देखने वाले हैं सच में, और केस स्टडी भी अच्छी है उसमें। लेंथ ऑफ टार्पुलिन यूज, वो पहले वाली ऐसी थी, वॉलंटियर्स ऑफ एनएसएस सिलेक्टेड अ conical tent made of tarpaulin in the flood affected area. Vertical height and diameter are 3 and 8 respectively. Width of tarpaulin is 250. Then answer the following questions. करो, जो मैंने आपको टेस्ट कर दिया था ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वैसा ही है ये। वर्टिकल हाइट दी हुई है कोनिकल टेंट की 3 मीटर, डायामीटर दिया हुआ है 8 मीटर, विड्थ जो है वो है 250 centimeter. Then answer the following questions. What is the slant height? What is the area? Slant height होगी सबके सॉल्व। Slant height will be 5 meters. अच्छा एक चीज और है, आप ये मीटर सेंटीमीटर लिखते नहीं हो, लिखा करो साथ में, इसके आधा नंबर वैसे ही हो जाएगा। What is the area of tarpaulin used? एरिया में मुझे क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। हाँ, जिसमें तुमने किसी में टोटल निकाला हुआ था, R+H किया हुआ था। तो इट विल बी पाई आर एल। पाई रेडियस इज 4, एल इज 5। तो पाई जो भी डिपेंड करता है, हम क्या यूज करेंगे इस केस में? 3.14 ही ले लो। 3.14 इंटू 20, 31.4 इंटू 2, 62.8 मीटर स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ टार्पुलिन यूज। लेंथ ऑफ टार्पुलिन यूज क्या होगा? 62.8 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसको आप कोन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या सेम रहता है? कर्व सरफेस एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और कोन का कर्व सरफेस, तो वो कर्वी फिगर बन गई है। ठीक है? तो लेंथ हमें नहीं दी हुई है, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 250 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे?
2.5 मीटर और यहाँ से आ जाएगा 62.8। लेंथ कितनी आ जाती है? 25.12 25 25 था 625, 3 रह गया, 30 से 1 आया 25, 25.12 मीटर्स। ठीक है, अब इसमें ना एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, होमवर्क में लिख लो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टार्पुलिन यूज, इसी क्वेश्चन में आगे लिखना है, इसी का एक पार्ट था। इफ इट इज assumed that 10% extra material is required, 10% extra material is required, इसी क्वेश्चन का फर्दर ये बुक पेपर उसमें ग्रुप में है, तो इसी में ऐड कर लो। 10% एक्स्ट्रा मटेरियल इज रिक्वायर्ड, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ टार्पुलिन यूज। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है। 10% extra material is required, now what is the length of tarpaulin used? जाओ।